जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और देखो, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में अब हर रोज मिलता जाएगा और पूरा आंसर के साथ, ठीक है ना। मैं समझा दे रहा हूं कि किस तरह से हर रोज का पीडीएफ आप लोग मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लोगे। देखो, जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो ना, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और वहां पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लो। कुछ इस तरह का मेरा एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो, यहां पर आप लोगों को जाना है, जैसे फ्री वाला पीडीएफ पाने के लिए ये जो फ्री कंटेंट लिखा गया है ना, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे ही फ्री कंटेंट पर क्लिक करोगे तो जितना भी आपका यूट्यूब का क्लास हुआ रहेगा उसका पूरा पीडीएफ इधर ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आपको मतलब जो क्लास होगा उसका पीडीएफ सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब क्लास पीडीएफ 5 यहाँ पर लिखा गया ना, तो ये कल वाला पीडीएफ है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने खुलकर आ गया और पूरा आंसर सही था। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर देखो 9 जनवरी को हाईलाइट किया गया है। सेम उसी तरह से वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है, तो देखो फागू चौहान को हाईलाइट किया गया है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को इसी तरह का देखने का मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे ना, तो समझो ये पीडीएफ आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देखो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया, तो आपके मोबाइल में ये पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जितने लोग जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप 99 रुपया परचेज करोगे ना, 99 रुपया परचेज करोगे तो आपको 2000 इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस के पीडीएफ देखने को मिलेंगे और स्पेशल 300 जीएस का पीडीएफ देखने को मिलेगा और टॉपिक वाइज पूरा जीके का पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो वो वाला पीडीएफ आपका डाउनलोड नहीं होगा, वो यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई मैं कंटेंट दे रहा हूं, आपको पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। फिर 50 रुपया परचेज करोगे तो आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 15 मॉक टेस्ट अभी डाले गए हैं और 5 मॉक टेस्ट हो सकता है आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे और धीरे धीरे 30 मॉक टेस्ट आपको पेपर देने से पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। और देखो 2 मॉक टेस्ट यहाँ पर फ्री दिया गया है, तो इसको आप लोग टेस्ट कर सकते हो कि किस तरह का प्रश्न इसमें डाला गया है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और देखो यार, ये जो करंट अफेयर्स वाला ऑप्शन है ना, इसमें भी मैं करंट अफेयर्स का प्रश्न डालूंगा, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है ना। और ये भी फ्री रहेगा, इसका भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। और ये जो प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन है, अगर इस पर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना, तो प्रीवियस ईयर में ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा जिस हिसाब से आपका नेट चलेगा उसी हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें पीडीएफ, जैसे ये पूरा का पूरा फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ये पिछले साल आर्मी के पेपर में पूछा गया पूरा प्रश्न है, ठीक है ना। जब इधर आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ देखने को मिलेगा, पूरे 500 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इन सब पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। पूरा अच्छे तरीके से प्रश्नों को बनाया गया है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है, ठीक है ना। और आने वाले समय में कोई भी भर्ती आएगी तो उसका मतलब फ्री में ही प्रीवियस ईयर वाले में जैसे पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ एप्लीकेशन में सही हो गया है। अब आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगा। और जितने लोग परचेज कर रहे हो तो परचेज करने के बाद माई कोर्स में देखा करो, ठीक है ना, और टेस्ट सीरीज में देखा करो, तो यहाँ पर आप लोगों को वो मटेरियल देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ, 1945, 1985, 1920, 1995। इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में हुआ, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, रियाल, रुपया और रैंड। तो इसका राइट आंसर आपका रूबल हो जाएगा, रूबल इज राइट आंसर। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ, तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ, इंडिया मंडपम, भारत सेंटर, राल विला और भारत मंडपम। तो इसका राइट आंसर भारत मंडपम हो जाएगा, भारत मंडपम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, लिटिल
मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और नीचे आपका दिया है विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, सुंडा और प्रशांत गर्त और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो जितना भी प्रश्न लिया गया है ये कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में अग्निवीर के पेपर में, आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी इज राइट आंसर। प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? 2009, 2010, 2011 और 2012। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह 2010 में अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पप्पू कमल दहल, शेख हसीना, शाहबाज शरीफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शेख हसीना हो जाएगा। शेख हसीना इज राइट आंसर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय बरेली का सेनापति कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय बरेली का सेनापति कौन था? अगर पूछेगा कि 1857 का क्रांति का संबंध किससे है तो वो मंगल पांडे से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला, लियाकत अली, खान बहादुर खान और बेगम हजरत अली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खान बहादुर खान हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? देखो यार, जीके में तो यही रहता है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है ना, आप कितना भी पढ़े रहोगे मेरे भाई, जीके समुद्र होता है। तो मेरे भाई आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 322 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व और आपका 298 ईस्वी पूर्व और 261 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर 326 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, 326 ईस्वी पूर्व इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति की प्रमुख भाषा थी। वैदिक संस्कृति की प्रमुख भाषा थी संस्कृत, हिंदी, अवधी और प्राकृत थी। इसका राइट आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत इज राइट आंसर। वैदिक संस्कृत की प्रमुख भाषा कौन थी? तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु और कालाशोक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ठीक है ना, अशोक इज राइट आंसर। तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? तो क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इज राइट आंसर। क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम आपका श्रीलंका है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एमपी का पूरा नाम क्या है? तो एमपी का पूरा नाम क्या है? मोनो पावर
पावर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैग्नेटिक पावर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एमपी का पूरा नाम क्या है? तो एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 380, 384, 389 और 388। इसका राइट आंसर 389 हो जाएगा। 389 इज राइट आंसर। भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आज तो आप लोगों का हालत खराब हो गया होगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान में ऐसे ऐसे प्रश्न आज डाला गया है जो आप लोग पहले मतलब इस चैनल पर शायद ही कभी सुने होंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और केसिन है। इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। इसका राइट आंसर केसिन हो जाएगा। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा व जल दोनों में नहीं घुलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन B7 है। तो इसका राइट आंसर विटामिन B7 हो जाएगा। विटामिन B7 वसा व जल दोनों में नहीं घुलता है। विटामिन B7 वसा व जल दोनों में नहीं घुलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? तो ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। तो ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा, ठीक है ना। वसा इज राइट आंसर। ऊंट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। HCl कहाँ बनता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में और वृक्क में। तो इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। HCl कहाँ बनता है? तो HCl अमाशय में बनता है। HCl कहाँ बनता है? तो HCl अमाशय में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मेसेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटर है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली का उत्सर्जी अंग है। मछली का उत्सर्जी अंग फेफड़े, त्वचा, वृक्क और यकृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका वृक्क हो जाएगा। मछली का उत्सर्जी अंग वृक्क है, ठीक है ना। मछली का उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और थैलेमस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और शीशन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका शुक्राणु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु नर युग्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर केवल ठोस में हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है केवल ठोस में, ठीक है ना। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है केवल ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, पीला, लाल, नीला, हरा, नीला, हरा, पीला, इनमें से कोई नहीं। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। लाल, नीला, हरा हो जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट मापने की इकाई है। तो किलोवाट मापने की इकाई क्या है?
विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विद्युत शक्ति हो जाएगा। विद्युत शक्ति इज राइट आंसर। किलोवाट मापने की इकाई विद्युत शक्ति है, ठीक है ना। किलोवाट मापने की इकाई विद्युत शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा है। देखो यार, जब आप कहीं बल लगाते हो, जैसे मान लो बंदूक से गोली मतलब छोड़ा जाता है, तो वो जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आप लोगों को जैसे अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? आज तो आप लोगों का क्लास बड़ा जल्दी समाप्त होने वाला है। इसके पीछे का एक रीजन है, मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, अभी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फलों को पकाने वाली गैस कौन है? नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन है, ठीक है ना। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है, ठोस CO2, द्रव H2, द्रव N2 और द्रव Na। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ है, इसका राइट आंसर ठोस CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठोस CO2 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के भी समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि टेलीफोन, संचार और रेडियो, जैसे टेलीफोन का संबंध जिससे मतलब जैसे संचार से है, वैसे रेडियो का संबंध किससे है? कहानी, प्रसारण, कला और चरित्र। तो इसका राइट आंसर प्रसारण हो जाएगा। जिस तरह से टेलीफोन का संबंध संचार से है, उसी तरह से रेडियो का संबंध प्रसारण से है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, तो देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। यहाँ पर आपका सबसे पहले क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर जेड दिख रहा है। क्यू कितना नंबर पर आता है? क्यू आपका 17 नंबर पर आता है और जेड आपका 26 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो 17 में कितना जोड़ा गया है? 26 हो गया है। 17 में आपका 9 जोड़ा गया है तो 26 हो गया है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका जी 7 नंबर पर आता है और पी 16 नंबर पर आता है। तो जी आपका 7 नंबर पर आता है और पी कितना नंबर पर आता है? 16 नंबर पर आता है। तो 7 में कितना जोड़ा गया है कि 16 हो गया है। 7 में आपका 9 जोड़ा गया है तो फिर 16 हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से आगे देख लेते हैं। आगे आपका यन 14 नंबर पर आता है और ये आपका डब्ल्यू कितना नंबर पर आता है? 23 नंबर पर आता है। तो 14 में कितना जोड़ा गया है? तो 23 हो गया है। 14, 26, 3, 23। 14 में 9 जोड़ा गया है तो फिर आपका 23 हो गया है। सेम उसी तरह से बी आपका 2 नंबर पर आता है और के आपका 11 नंबर पर आता है। तो बी में जैसे 2 में कितना जोड़ा गया है? तो 11 आ गया है। तो 2 में आपका 9 जोड़ा गया है तो 11 आ गया है। तो मिला जुलाकर क्या देखने को मिल रहा है? जैसे इसमें प्रत्येक में आपका 9 प्लस कर दिया गया है, 9 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी वही कर लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एच आपका 8 नंबर पर आता है। 8 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में जब 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 नंबर पर क्या आता है? पी आपका 16 नंबर पर आता है और क्यू आपका 17 नंबर पर आता है और क्यू सिर्फ यहाँ ही दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोगों को पता चल गया कि पहले क्यू आ रहा है तो फिर हम अपना टाइम काहे बर्बाद करेंगे जब यहाँ पर कोई क्यू दिख ही नहीं रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसको मिलाकर भी देख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न मैं आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरा हल सहित इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है और दिया है कि और डी का मतलब भाग है, तो इतना का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा? तो देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 16 लिख लेते हैं। उसके बाद से बोला गया है कि ए का मतलब क्या है? ए का मतलब प्लस है तो 16 ए के जगह पर प्लस लिख देते हैं। फिर 14 है तो 14 लिख देते हैं। फिर आपका सी दिया है, ठीक है ना। तो सी का मतलब क्या है? सी का मतलब गुणा है तो यहाँ पर सी के जगह पर गुणा कर देते हैं। फिर 6 दिया है तो 6 लिख देते हैं। फिर आपका डी दिया है तो डी का मतलब क्या है? डी का मतलब आपका भाग है तो यहाँ पर भाग कर देते हैं। उसके बाद से 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद से आपका क्या हो गया? उसके बाद से आपका 6 हो गया,
ठीक है ना। नहीं नहीं, 3 के बाद से आपका बी दिया है तो बी का मतलब आपका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। उसके बाद से 6 दिया है तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है ना। बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले भाग होगा। जब भाग होगा तो 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा और प्लस आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद से -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब गुणा कर देना है। भाग के बाद से गुणा होता है तो यहाँ पर आपका 16 रहेगा, फिर प्लस रहेगा और 14 गुणे 2 है तो 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से -6 इधर आपका है तो यहाँ -6 कर देते हैं। अब क्या होगा, अब जब गुणा हो गया तो फिर जोड़ हो जाएगा, उसके बाद से घटाना होगा। तो 16 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं। 16 और 28 जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका 16 हो गया और यहाँ पर आपका 28 हो गया। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। उसके बाद से आपका 2 1 3 1 हासिल 4 है, 44 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 44 में से -6 कर देंगे। 44 में से क्या करेंगे, 44 में से -6 घटा देंगे, मतलब 6 घटा देंगे। तो 44 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 38, ठीक है ना। 44 में से जब -6 करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है वो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। जीभ का संबंध स्वाद से दिया है, सूंघना का संबंध नाक से दिया है, देखना का संबंध आंख से दिया है, सुनना का संबंध कान से दिया है। तो इसमें गलत आंसर आपको कौन दिख रहा है, देखो ये जो जीभ वाला है ना, जैसे जीभ का संबंध स्वाद से है तो ये अंदर वाली बातें हैं, ये तीनों के तीनों अंदर वाली बातें हैं। जैसे आंख हो गया, नाक हो गया और जीभ हो गया, तो ये पूरा का पूरा अंदर वाली बातें हैं। लेकिन ये जो कान वाली बात है ना, ये बाहर का बात है। तो ये मतलब इन तीनों से भिन्न है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों का PDF आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, फ्री कंटेंट वाले ऑप्शन में आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है ना। मतलब आपका कम से कम वही 10 बजे जैसे PDF पढ़ जाएंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों को बीच में बताया हूँ कि जल्दी जल्दी क्लास क्यों कराया हूँ, तो भाई एगो पैरा कमांडो वाला दोस्त है, उसका आज शादी है तो उसी के बारात में जाना है, ठीक है ना।